किसी रचना की शोभा बढ़ाए या काव्य की सुंदरता बढ़ाए उसी को हम अलंकार कहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब आप यहाँ देखिए प देखेंगे कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते युग बीत गए, गया न मन का फेर पर लोगों। हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं शिखा मिश्रा आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल यही आता है कि मैम ये टॉपिक हमें नहीं आता है, ये इसमें बहुत समस्या आती है मैम, ये टॉपिक के क्वेश्चंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किस पे कौन सा अलंकार है। तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस टॉपिक पे बच्चे। तो आज इसका निवारण करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किस में कौन सा अलंकार होता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ और अगर आप लोगों ने ये क्लास अच्छे से कर लिया है बेटा, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने पेपर में यही वाले एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो भाई हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य सौंदर्य का तत्व। अगर हम बात करें तो हम अलंकार कर रहे हैं और ये हमारे किस भाग में आता है? तो काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है। किस में आता है? काव्य सौंदर्य के तत्व में। काव्य सौंदर्य के तत्व में ये चैप्टर हमारा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि मैम ये जो क्लास है, यानी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो क्या हमें मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो आपको ये नोट्स हमारे PW के ऐप पर, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको पता होगा हमारा दृष्टि बैच है, उसके अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। PW ऐप हमारा जो है उसको डाउनलोड करें और उसके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार क्या होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी। आप उसे कमेंट सेशन में, यानी कि कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि पहले प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का उत्तर एक है। अब अलग अलग करके कॉमेंट्स में मत लिखिएगा, एक साथ सभी का उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो भाई आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है? चलो बताओ, यहाँ पर कुछ खास दिख रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको इन दोनों महिलाओं में से सबसे सुंदर कौन लग रही है? तो आप कहेंगे नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आएंगे जो कहेंगे नहीं, सिंप्लिसिटी ज्यादा अच्छी होती है तो मैम ए वाली, जैसे मैं इसको ए नाम दे देती हूँ और इसको बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो कुछ कहेंगे नहीं बी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है, कुछ कहेंगे नहीं ए वाली ज्यादा सुंदर है। लेकिन यहाँ पर अगर सच्ची सच्ची देखा जाए, सच्ची सच्ची पूछा जाए, देखो सुंदरता किसी के बाहरी आवरण से नहीं होती है, मन से होती है। पर हम यहाँ पर ऐसे सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए कर रहे हैं कि इनमें से ज्यादा सुंदर कौन दिख रही है। तो इस ये लड़की सुंदर है एज अ सिंपल में, लेकिन इसी को इनहेंस कर दिया गया, यानी इसको और थोड़ा सा क्या है भाई, बोलते ना और ज्यादा सजा दो किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है ना, घर रोज ऐसे रहता है, लेकिन जब कभी रिश्तेदार आते हैं तो हम उसको और अच्छे से सजा वजा देते हैं, या दीपावली आती है या कोई त्योहार आता है तो हम उसको और अच्छे से सजाते हैं, तो घर ज्यादा सुंदर लगने लगता है। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले दिन क्या घर खराब था? नहीं, घर तब भी सुंदर था, लेकिन जब हमने उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें चीजें ऐड कर दी तो वो और सुंदर लगने लगता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इस महिला की अपेक्षा इस महिला ने गहने, मेकअप सब कुछ कर रखा है, तो ये वाली ज्यादा इससे सुंदर लग रही है ना। तो जिस प्रकार एक सिंपल सी लड़की को गहने पहना, सिंपल सा है कि मतलब इस लड़की को गहने पहनाकर, यानी आभूषण पहनाकर, मेकअप करके सजा दिया गया और ये सुंदर लगने लगी। इसी प्रकार जब हम काव्य को सजाते हैं, काव्य को निखारते हैं, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार किसके अंतर्गत आता है बेटा? काव्य के अंतर्गत आता है और काव्य को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है बेटा? आभूषण होता है।
ठीक है। जिस तरह से एक महिला को आभूषण पहनाकर सजाया जाता है, उसी तरह से अलंकार को भी हम सजाते हैं, पर अलंकार को हम किससे सजाते हैं? शब्द और अर्थ के माध्यम से। शब्द और अर्थ के माध्यम से। अर्थ के माध्यम से। अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाया जाता है। काव्य को सजाया जाता है। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो आपसे कि अलंकार का सबसे, अगर आपसे पहले अर्थ पूछा जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है, श्रृंगार होता है, सजावट के भी कह सकते हो। और आपसे पूछा जाए कि अलंकार में किसको सजाया जाता है, तो कविता यानी काव्य को सजाया जाता है। फिर आपसे पूछे किसके माध्यम से सजाया जाता है, तो अच्छे अच्छे शब्द के माध्यम से या अच्छे अच्छे अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चल, इसके बाद अब देखो यही चीज मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा में भी लिख कर दी है, जिससे आप याद कर सके। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना होता है। ठीक है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलंकृति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक है। इसके शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने की गुण धर्म होता है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी फिर? किसी रचना की शोभा बढ़ाए या काव्य की सुंदरता बढ़ाए उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। यहाँ काव्य की सुंदरता ही तो बढ़ा रहा है ये। ठीक है। चलिए, तो अब आपका इस पे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, जो बहुविकल्पीय प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलंकार से क्या तात्पर्य है। तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? अलंकार करना, अलंकृत करना, भाव को प्रभावी अभिव्यक्ति करना, यानी अपनी फीलिंग्स को अच्छे से प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति करना, या काव्य को आकर्षक बनाना, काव्य को सुंदर बनाना, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें अलंकार के अंतर्गत होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। चलो आगे, अब आ जाते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बेटा जी, अलंकार के आपके दो भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार और एक होता है आपका अर्थालंकार। जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, माध्यम से, ठीक है, जहां शब्दों के माध्यम से सजाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से, ठीक है। तो जहां शब्द के माध्यम से सजाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, जहां अर्थ के माध्यम से सजाया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में कौन कौन से भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यानी होते तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है हम उसी को देखेंगे। ठीक है। श्लेष भी है, वक्रोक्ति भी होता है, इसी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। तो शब्दालंकार में हमारे मेन तीन आ जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। वहीं अर्थात अलंकार की अगर हम बात करें तो उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, फिर आपका रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। हालांकि अलग हम अलंकार के भेद देखें तो उसके तीन भेद निकलते हैं। एक और होता है उभय अलंकार। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उभय अलंकार का मतलब होता है जहां काव्य को दोनों माध्यम से, यानी शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सजाया जाए। फिलहाल अभी हम इन्हीं दोनों को देखेंगे, और उसमें से भी आपके 9th क्लास के सिलेबस में, यानी 9th में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यही वाला अलंकार आ रहा है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये तीन अलंकार आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम केवल शब्दालंकार पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दा अलंकार का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो उससे पूछा है शब्दालंकार का। शब्दा में तो अनुप्रास भी आता है, यमक भी आता है, श्लेष भी आता है, बस उत्प्रेक्षा नहीं आता है। इस आधार पर हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि ये किस में आता है? अर्थालंकार में आता है। ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपसे पूछी जाए शब्दालंकार की परिभाषा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट यानी शब्दों के बहुत अच्छे प्रयोग अलग प्रयोग से यानी शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले, तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, पहले इसको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ, फिर उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, मैं यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बोलती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आज आसमान में बिजली चमकी, आज आसमान में बिजली चमकी। तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन मैं इसी बात को ऐसे लिखूँ, नभ में चमचम चपला चमकी, नभ में चमचम चपलाचम की। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट आएगा, कुछ कुछ नया वर्ड देखने को मिल रहा है। नभ में चमचम चपलाचम की, मजा भी आ रहा है सुनने में। आप लोगों ने स्कूल टाइम में अपने, और जब थोड़े से छोटे थे तो आप लोगों ने ये राइम वर्ड्स जरूर बोले होंगे, या अभी भी बोलते हो आप लोग। जैसे अपने फ्रेंड से बोलते ना, चल बोल के दिखा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो च च च च आता है, या ऐसे बुलवाया होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसे भी बुलवाया होगा, या कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, ये लगातार बुलवाया होगा, है ना? तो आप देखिए, या पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अब ऐसे लाल पान ऐसे करके एक और आता है, मुझे वो नहीं याद अभी फ़िलहाल। बहुत सारे बच्चे, आप लोग ऐसा बोलते होंगे, पता है आपको मज़ा क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर लय आ रहा है, एक एक ना संगीत उत्पन्न हो रहा है, और वो संगीत और वो लय पता है किस वज़ह से आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे अक्षर बार-बार रिपीट हो रहे हैं जो सेम हैं। जैसे आप देखो, नभ में चमचम चपलाचम की, तो च वर्ड बार-बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे, जब मैंने कहा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो ख वर्ड, जो ख अक्षर है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से चंदू के चाचा ने चंदू की चाचा वर्ड रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल उठाइए, जब वो लय तभी आता है जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हों, अक्षर रिपीट हो रहे हों। उसी को हम शब्दालंकार में पढ़ते हैं। ठीक है? शब्द में ऐसे शब्दालंकार में हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं जिसमें लय बन सके, और वो लय तभी बनेगा जब अक्षर रिपीट होंगे। ठीक है? तो अब इसी को हम और डिटेल में जानते हैं। जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे त, त, त अक्षर रिपीट हो रहा है, लय आ रहा है, संगीत बन रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, शब्दालंकार है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस और वैसे भी देखा जाए तो शब्दालंकार के 3 भेद कौन-कौन से हैं? तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लीष अलंकार होता है, ठीक है? अब इसकी ना बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, मैं आपको समझाती हूँ। अक्सर जब मैं भी छोटी थी ना, मतलब छोटी थी, मैं भी जब अलंकार पढ़ती थी, जब मैं भी स्कूल टाइम में थी, तो मेरी भी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती थी बेटा? मुझे सब में अनुप्रास अलंकार लगता था। मुझे लगता था इसमें भी अनुप्रास है, इसमें भी अनुप्रास है, इसमें भी अनुप्रास है। पर धीरे-धीरे समय के साथ जब मैंने पढ़ा, उसको अच्छे से डिटेल से जाना, तो तब जाकर पता चला कि नहीं, सब में अनुप्रास नहीं होता, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम बच्चे क्या करते हैं कि हम अनुप्रास को ही सिर्फ़ पढ़ते हैं, क्योंकि वो ईज़ी होता है, बच्चा सिर्फ उसी को पढ़ लेता है और उसको फिर लगता है कि यही तो सब में आ रहा है। नहीं, आप इस चीज़ को मत ध्यान दो, आपको कंडीशंस देखनी है, ठीक है? कुछ शर्तें होती हैं, तो वो 3 शर्तें क्या हैं, उन शर्तों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कहता है कि मैं अक्षर रिपीट करूँगा, ठीक है? मैं क्या करूँगा? अक्षर की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपिटेशन। मैं आवृत्ति लिख रही हूँ, रिपिटेशन उसको शॉर्ट में लिख दूँगी, ठीक है? रिपीट करना। ठीक? ये अनुप्रास कहता है कि मैं केवल अक्षर रिपीट करूँगा। साथ-साथ में इसकी एक और बात वो कहता है कि अक्षर रिपीट करते हुए अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ सेम रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। ये बात अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, आपको अलंकार आ जाएगा बेटा। ये मेन है। जब मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा था तो ऐसे ही तैयार करा था, फिर मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है? तो क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब कहीं पर भी अक्षर रिपीट होगा और उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पर अनुप्रास होगा। अब आप देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, तो च ही तो आ रहा है, कोई अर्थ बदल रहा है? च ही तो है ना? अच्छा,
अब अक्षर रिपीट, कई बार शब्द भी रिपीट दिखते हैं लेकिन तब भी अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे पोथी पढ़ पढ़, तो पोथी पढ़ पढ़, 2 बार पढ़ पढ़ आया, शब्द भी रिपीट हुआ, लेकिन आप देखिए पढ़ पढ़ का अर्थ सेम ही है, पढ़ना, कोई अर्थ नहीं बदला, है ना? तो अनुप्रास की यही बात है, उसने अपने जो नियम बताए, उसने क्या नियम बताया? पहला नियम ये बताया है कि मैं अक्षर रिपीट करूँगा, अगर शब्द भी रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शब्द भी रिपीट होते हैं, पर अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अनुप्रास सबको क्लियर हो गया? अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं अपने यमक पे। यमक थोड़ा-सा आगे बढ़ता है। वो कहता है कि अच्छा अब मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, इसने तो अक्षर रिपीट करे हैं, तो मैं शब्द रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो यमक ने क्या कहा कि मैं शब्द रिपीट करूँगा। मैं क्या करूँगा? शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्दों की आवृत्ति होगी। तो फिर तो शब्दों की आवृत्ति तो हमें अनुप्रास में भी दिख नहीं सकती है, तो इसको अलग कैसे करें? तो उसने कहा हाँ, मेरी पहचान ये होगी कि मेरा अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि अनुप्रास तो अपना अर्थ नहीं बदलता, मैं अपना अर्थ बदल दूँगा। तो इसको कैसे हम पहचान पाएँगे कि इसका अर्थ बदल जाता है? इसमें क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो ये हो गई बात क्लियर। अब इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि अनुप्रास तब होगा जहाँ अक्षर रिपीट हो रहे हो और अर्थ सेम रहेगा। यमक कब होगा? शब्द रिपीट हो रहे होंगे, दोनों शब्द बार-बार आ रहे होंगे, 2 बार हो सकता है 3 बार भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हर बार उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है? उसका हर बार अर्थ बदल जाएगा। श्लेष अलंकार के अंदर क्या होता है? श्लेष अलंकार के अंदर भई अब इस इनकी तो ये कॉपी नहीं कर सकता, इसको कुछ अलग करना है। तो उसने कहा तुम लोग रिपीट रिपीट करो, मैं रिपीट ही नहीं करूँगा, मैं एक ही बार आऊँगा, ठीक है? तो श्लेष अलंकार क्या कहता है? श्लेष अलंकार कहता है कि शब्द एक बार आएगा, शब्द एक बार आएगा, ठीक है? पर इसका अर्थ बदल जाएगा। अब यहाँ शब्द नहीं बार-बार मिलेंगे, इसके अर्थ बदल जाएँगे। अर्थ बदल जाएँगे। यही मेन इसका क्या है, पूरा लॉजिक है। इसी लॉजिक पर आपका पूरा अलंकार का चैप्टर है। अब इसको अच्छे से, मुझे पता है अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। जब इसके एग्ज़ाम्पल्स देखोगे तो इसको फिर आप रिलेट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब समझ में आ रहा है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुप्रास। अनुप्रास में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अक्षर रिपीट होंगे और अर्थ नहीं बदलेगा। यही बात यहाँ हमारी परिभाषा में भी लिखा है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार, अधिक बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं या अनुप्रास अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है? जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाई में त, त वर्णों की आवृत्ति आपको दिख रही होगी। ठीक है? क्लियर है? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे लय आ रहा है ना? चलिए, अब यहाँ देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। अब आप यहाँ देखिए प प अक्षर रिपीट हो रहा है। पोथी का अर्थ अलग होता है, पढ़ का अर्थ। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, प रिपीट हो रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम, वैसे हम पहले तो क्या देखते हैं, अक्षर रिपीटेशन, ये देख लिया, लेकिन कुछ बच्चे उठकर कहेंगे कि मैडम यहाँ तो शब्द भी रिपीट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, शब्द पढ़ पढ़, लेकिन आप देखिए कि इसमें पढ़ने का अर्थ बदल नहीं रहा है, सेम ही रह रहा है। पढ़ने का अर्थ पढ़ना ही है। यहाँ 2 बार इसलिए लिखा है ताकि सिर्फ लय आ सके, है ना, एक राइम बन सके, इसलिए लिखा गया है। और देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर आप देखोगे च च वर्णों की आवृत्ति है, ठीक है? इसके बाद आपको पता है, अनुप्रास अलंकार के भी अपने खुद के बहुत सारे भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, हिंदी लोगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगा ये। तो अनुप्रास की पहचान भी बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ में होती है, पर फिलहाल हम इतना ही जानेंगे कि अक्षर रिपीट होते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ इसकी पहचान याद रखना, थोड़ा-सा डिटेल में जा रही हूँ, थोड़ा-सा डीप में अब हम जाकर बात करेंगे इसके, कि जब भी इसकी रिपीटेशन होगी तो जगह सेम रहेगी। जैसे देखो, ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, तो ही अनुप्रास है। अगर ये च पहले नंबर पे होता और यहाँ बाद में च होता तो फिर अनुप्रास नहीं होता। ठीक है? ये भी एक लॉजिक है। चलिए, मतलब जिस जगह पे है उस जगह का होना अनिवार्य है।
फिर देखो सजाती क्या है, सजती, सजावती, सरहसती, दरसती, प्यारी। अब देखो यहाँ स वर्णों की आवृत्ति है। और देखो शिथिल शरीर वसन श्रृंखला कवरी अधिक अधीर खुली। तो यहाँ देखो श व व वर्णों की आवृत्ति दिख रही है। तो यहाँ पर भी हो गया हमारा कौन सा अलंकार, अनुप्रास। और देखो छलकती मुख की छवि पुंजता, छिटकती छीती छूतन की छटा। तो छ छ छ छ, है ना। अक्षर देखो पहले पहले नंबर पर ही है, यहाँ पर भी देखो पहले पहले नंबर पे ही है, यहाँ भी पहले नंबर पे ही है, यहाँ पे भी पहले नंबर पे ही है। अब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पहले ही नंबर पे मिलता है, अगर लास्ट में भी मिल रहा है तो अगली बार भी वो लास्ट में ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। फिर इसके बाद और एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपकी बुक से ही उठाए हैं, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ, जैसे कि ये वाले हैं। ठीक है, मैं उसके आगे स्टार्स लगा देती हूँ, आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे पोथी पढ़ जगमुआ, ये इंपॉर्टेंट है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट में बता देती हूँ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं। ओके, सुभग श्रोण सहृसुण लोचन, स स वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, सरसी रुह लोचन, जागू जागू जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो ज ज ज इस तो पूरी लाइन में ज है ना। सोहत सपने सही सुसन संताप रे, स स स स, जिस पर गिरकर उधर दरी से तुमने जन्म लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कहाँ पर है जरा देखिए तो, जिस पर गिर कर उधर, हाँ यहाँ देखो, अब ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो हमने स्टार्टिंग वाले देखे, अब लास्ट वाले देखो, र र र र, दिखा, रिपीट है र वर्ण बार बार, और वो भी कहाँ है, लास्ट में है। तो जरूरी नहीं है कि रिपीटेशन आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा, लास्ट में भी मिल सकता है, पर रिपीटेशन उसी जगह पर बार बार होनी चाहिए। लास्ट में तो लास्ट में, फ्रंट स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में है। ठीक है, बाकी अक्षर रिपीट होने चाहिए। तो यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी आपका क्या है, अनुप्रास है। फिर देखो गोपी ग्वाल ग ग ग, यहाँ देखो क क। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसको तो ट्रिपल स्टार दे देती हूँ। ये वाला कई बार आता है, कौन काहू की कहानी करे सगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। ये आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास में, नहीं नहीं आपने तो नहीं करा था, हाँ किसी पंक्ति में है आपकी बुक में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं यमक अलंकार। तो हमारा यहाँ पर अनुप्रास खत्म हो गया। अनुप्रास क्या कहता है कि जहां कहीं पर भी अक्षर रिपीट हो रहे हो, अर्थ ना, और अगर शब्द भी रिपीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, शब्द भी रिपीट हो पर अर्थ ना बदले, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है यमक अलंकार। ठीक है, चलो। यमक क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा था कि शब्दों की आवृत्ति होगी, हो सकता है एक बार रिपीट हो सकता है दो बार रिपीट हो, लेकिन हर बार अर्थ बदल जाएगा। अनुप्रास में अर्थ नहीं बदलता और यमक में अर्थ बदल जाता है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि शब्द रिपीट होते हैं और अर्थ बदल जाता है, शब्द रिपीट होते हैं, अर्थ बदल जाता है। तो अब हमें यहाँ पर देखो, पिछले वाले में हमें अर्थ की जरूरत नहीं थी, हम उसको कर सकते थे, लेकिन यमक में अब हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर आप कहेंगे कि मैम ऐसे तो बहुत सारी पंक्तियां हमें जिसके अर्थ नहीं पता होते। तो बेटा जी इसका एक ही लॉजिक होता है कि आपकी बुक्स की पंक्तियां ही आपके पेपर में दी जाती हैं। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कई बार आप लोगों ने अलंकार में पढ़ी होती है, वो पंक्तियां दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं पंक्तियां आपको दे रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है और उनके अर्थ बता दूंगी, तो आप उसे याद रखिएगा और फिर आपके पेपर में वही पंक्तियां जब दिखेंगी तो आप आराम से उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे।
कि शुचिवर के कर कुलीन लख कर। अब यहाँ पर देखो, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ कर शब्द अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा, कर शब्द दो बार आया। शुचि वर के कर कुलीन लख कर। देखो, लख का मतलब होता है देखना, लख का मतलब क्या होता है, देखना, है ना। तो लख मतलब देखना, तो यहाँ देख कर बनेगा। ठीक है, इस कर को भी लगा दूं तो देख कर, है ना। जैसा बोलते हैं ना, सो कर, खा कर, देख कर। तो ये सिर्फ जो कर यहाँ पर लगाया है वो सहायक शब्द है, सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया के लिए कर लगाया गया है। और यहाँ कर शब्द का है हाथ के लिए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि इस काव्य पंक्ति में कर की आवृत्ति दो बार हुई है। प्रथम कर का अर्थ हाथ है तथा दूसरे कर का प्रयोग सहायक क्रिया के लिए किया गया है। ठीक है, शुचि वर के हाथ कुलीन को देख कर। ठीक है, तो देख कर यहाँ है। क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, चलिए। जैसे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कनक कनक का दो अर्थ निकलेगा। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर किसी को सोना 100 गुनी मात्रा में मिल जाए तो वो भी बौरा जाएगा, और अगर कोई 100 गुनी मात्रा में धतूरा खा ले तो वो भी बौरा जाएगा, अर्थात पागल हो जाएगा। तो यहाँ कनक शब्द दो बार आया और उसका अर्थ बदल गया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। ठीक है बेटा जी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। पूरी पंक्तियां ऐसे, मैंने फर्स्ट पंक्ति उठाई है, पेपर में फर्स्ट पंक्ति ही देते हैं वो, आपको कई बार पूरी भी दे देते हैं, कई बार आधी देते हैं। तो कनक शब्द का दो बार अर्थ निकलेगा। एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। अगर किसी को सोना, सोना बाबू सोना वाली सोना नहीं है ये, है ना, सोना वो पहनने वाला सोना है ना, तोला 50 तोला, है ना वो वाला। तो सोना, अगर किसी को 100 गुनी मात्रा में सोना मिल जाए तो हाय सोना, उफ सोना करके वो मर जाएगा, बौरा जाएगा, कितना पैसा, इतना सोना कहाँ से मतलब संभालूं, है ना। तो बस सोना अगर किसी को 100 गुनी मात्रा में मिल जाए तो वो भी बौरा जाएगा। और अगर किसी को क्या है, धतूरा, मतलब कनक का मतलब धतूरा भी होता है। धतूरा आप लोगों ने देखा होगा, छोटा 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 सा ऐसा होता है ना। उसके ऊपर कांटे 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 लगे होते हैं ना, शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो अगर कोई 100 गुनी मात्रा में धतूरा खा ले, धतूरा थोड़ा सा जहरीला और नशेला पदार्थ होता है, तो अगर कोई 100 गुनी मात्रा में इसे खा ले तो वो बौरा जाएगा। मैं तो कहूंगी बौरा नहीं, पगला कर, मतलब वो मृत्यु ही हो जाएगी उसकी। तो फिलहाल बौरा जाएगा, इस पंक्ति में दिया गया है। ठीक है, चलिए। फिर माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कनका मन का डार के मन का फेर। यहाँ पर आप देखेंगे कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते युग बीत गए, गया न मन का फेर, पर लोगों के मन के अंदर का फेर नहीं हुआ, यानी बदलाव नहीं हुआ। कर का मन का डार के, यानी हाथ, कर का मतलब क्या होता है बेटा, हाथ, हाथ का मन का। अब यहाँ मन का शब्द का अर्थ होता है, मैं उसी का अर्थ लिखूंगी जो जरूरी है ना। मनका का अर्थ है यहाँ पर मोती की माला, मोती की माला। ठीक है, तो वो कहते हैं हाथों के अंदर जो तूने मोतियां पकड़ रखी ना, माला, उसको डाल दे, उसको छोड़ दे। मन का फेर, है ना, मन का यानी हृदय का जो तेरा है मोती है, उसको फेर, यानी मन बदल ले ना। माला फेरने से कुछ नहीं होता है, अपने हृदय का परिवर्तन कर, अपने हृदय में चेंजेस लेकर आ। ठीक है, चलिए। जगती जगती की भूख प्यास, तो यहाँ जगती जगती शब्द दो बार आया है। ठीक है, एक जगती का अर्थ यहाँ पर जगाना है और एक जगती का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी है ना, धरती है। चलिए, खग कुल कुलसा बोल रहा। अब यहाँ कुल, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं मार्क कर दूंगी, पहले इसको देख लो। देखो, यहाँ खग मतलब है पक्षी, खग का मतलब यहाँ क्या है बेटा, पक्षी। खग का अर्थ होता है पक्षी। कुल का मतलब क्या होता है, परिवार, यानी पक्षी परिवार जो है वो कुल सा बोल रहा है। यहाँ बोलने का अर्थ दिया गया है, मतलब कुल जैसे बोलते हैं ना, चिड़िया ची ची बोलती है ना, मेढक टर टर करता है, वैसे पक्षी के बारे में बताया कि वो कुल बोल रहा है। ठीक है, तो एक कुल का मतलब है परिवार और एक कुल का मतलब है बोलने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर भी अर्थ दिया हुआ है, देखो, एक का अर्थ है समूह, परिवार,
और द्वितीय का अर्थ है कुल शब्द पक्षियों के कुल का कलरव से सूचक है, अर्थात उनके बोलने का तरीका है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार होगा। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कनक वाला इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक ये भी, केकी रवि की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केकी मतलब होता है मधुर, सॉरी मधुर कह रही हूँ, मयूर यानी मोर। मोर की जो पैरों की ध्वनि सुनकर, है ना, मतलब जब बारिश होती है तो मोर नाच उठता है, तो उसको ऐसे दिखाया गया कि जब वो अपने पायों को लेकर बजाते हुए नाचती है तो पृथ्वी की प्यास भी जाग उठती है, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। कनक कनक वाला देख लेना। माला फिरत भी कई बार मतलब 70% चांसेस में कई बार पूछा जाता है, पर ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा श्लेष अलंकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, जिसमें हमने क्या जाना था कि अक्षर रिपीट होते हैं, अगर शब्द रिपीट भी होता है तो अर्थ नहीं बदलता। ठीक है, लेकिन अगर हम यमक अलंकार की परिभाषा की बात करें तो यमक कहता है कि मैं शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक है, यमक अलंकार में शब्द रिपीट होंगे, यानी शब्द बार बार आएंगे और अब इनका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, अनुप्रास में अर्थ नहीं बदलता, लेकिन यमक में अर्थ बदल जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे अलंकार पे, जो कि है श्लेष अलंकार, और आप अच्छे से, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो श्लेष अलंकार क्या कहता है? श्लेष अलंकार हमसे कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शब्द एक ही बार आएगा। श्लेष अलंकार क्या कहता है? शब्द एक ही बार आएगा, इसके अर्थ अनेक निकलेंगे। अब उसको आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं एक ही बार आऊंगा। अब तुम मेरा अर्थ चाहे जितनी बार निकाल सकते हो, जिससे कनेक्ट कर सकते हो वो कनेक्ट कर लो। ठीक है, लेकिन यमक क्या कहता है? यमक कहता है मैं 2 बार आऊंगा और अर्थ भी बदल जाएगा। और अनुप्रास क्या कहता है? मैं कई बार आऊंगा और अर्थ सेम रहेगा, मैं बदलूंगा नहीं। ठीक है, इस चिन्ह से ही समझ जा रहे होगे आप लोग। चलो, अब आ जाते हैं श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। जहां एक शब्द से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियार करे बढ़े अंधेरो होए। अब इस पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। बारी शब्द दो एक बार आया है, बढ़े अर्थ आया। इनमें क्या होता है, हमें अर्थ पता होना चाहिए, इसलिए ये पंक्तियां ही हमको अच्छे से आनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि अपनी चेले से कहते हैं कि ये जो गति है, वो कहते हैं रहीम जी कि जो दीपक की गति और कुल के कपूत की गति एक समान होती है। वो क्या कहते हैं कि मेरे दीपक की गति, जो दीपक जलाते हैं ना हम लोग, उस दीपक जब जलता है उसकी गति, उसकी स्थिति, उसकी दशा, और जो एक घर के अंदर बेटा जन्म लेता है, जो जिसे कपूत, कपूत का मतलब होता है बुरा बेटा, है ना, बुरे बेटे की स्थिति एक जैसी होती है। तो उनके शिष्य ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा जब मैं इस दीपक को बारता हूँ, बारने का मतलब क्या होता है? जलाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? अब देखो, बार शब्द 2 लोगों से जोड़ा जाएगा। इसमें बार शब्द का अर्थ निकलेगा जलाना, जलाना। ठीक है, तो वो क्या कर देती है? उजाला कर देती है। अब इसके लिए भी बार शब्द आएगा। बार का अर्थ यहाँ पर निकलेगा बचपन से। ठीक है, उसी तरह से जब बचपन में लड़का पैदा होता है तो घर में रोशनी हो जाती है, सब कहते हैं कुल का दीपक आ गया, है ना, खुशियां मनाओ, बाजे बजाओ, सारी बातें होती हैं, कही जाती है ना। तो उस दोनों को कंपैरिजन करके कहते हैं कि जैसे हम दीपक को जलाते हैं वो रोशनी से भर देता है ना, वैसे ही बचपन में जो घर का बेटा होता है वो भी घर का आंख का चिराग और कुल का दीपक माना जाता है। लेकिन अब देखो, बार शब्द के 2 अर्थ तो आप समझ गए होंगे, है ना? दूसरा, फिर वो कहते हैं जैसे-जैसे ये लौ बढ़ती जाती है, ठीक है? लौ बढ़ती है, ठीक है? तो वो अर्थ अब बढ़े, बढ़े के भी 2 अर्थ लेंगे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? लौ जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, है ना? बढ़ना,
तो बढ़ने का अर्थ क्या होता है? बुझना। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जब मोमबत्ती रखो या कोई भी चीज़ रखो, वो जब बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लेम उसके बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो इट मीन्स हम ये अंदेशा लगा लेते हैं कि अब ये बुझ जाएगी, है ना? तो वो उसी तरह से बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे उसकी लौ बढ़ती है, इट मीन्स वो अब बुझ जाएगा। उसी तरीके से जो कुल का दीपक होता है, जब वो भी बड़ा होता है, ठीक है? तो वो घर में क्या कर देता है? अंधेरा कर देता है। घर का जो बोलते हैं ना, अब गंदी आदतों में लग जाएगा तो कुल का विनाश ही तो होगा। तो वो इस दोनों को इस तरह से कंपैरिज़न करते हैं। तो यहाँ देखो, बारे शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, जलाने पर और बचपन में, और बढ़े शब्द के भी 2 अर्थ निकलते हैं, बड़े होने पर तथा बुझने पर। ठीक है? इसके बाद आ जाता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सुवर्ण को ढूंढत, यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ निकलते हैं। एक सुवर्ण का मतलब होता है सोना, एक सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर, और एक सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्णों वाली नारी यानी जो सुंदर दिखती हो। ठीक है? तो जो सुवर्ण को कौन ढूंढेगा? कवि। कवि यानी सुंदर अक्षरों को ढूंढेगा। सुंदर नारी को कौन ढूँढेगा? व्यभिचारी, जो मतलब व्यभिचारी का मतलब होता है जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जो गलत मंशा रखता हो, है ना? वो इंसान किसको ढूँढेगा? सुंदर नारी को ढूँढेगा। और सोने को कौन ढूँढेगा? चोर ढूँढेगा। तो देखो, इस शब्द को आप कनेक्ट कर रहे हो कवि से भी, व्यभिचारी से भी, चोर से भी। तो उनके लिए उस शब्द का अर्थ अपना-अपना निकलेगा। कवि के लिए सुंदर अक्षर निकलेगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्णों वाली यानी सुंदर फीचर्स वाली नारी, और चोर के लिए सोना निकलेगा। तो यहाँ पर हमें सुवर्ण का अर्थ पता होना चाहिए। कवि के लिए अच्छे वर्ण वृत्त छंद यानी अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। ठीक है? आगे, मधुबन की छाती को देखो सूखी इतनी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ पर देखिए, कलियाँ शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक कलियाँ यहाँ पर फूल की कली से है, और एक यहाँ पर लड़की की यौवन अवस्था से, कि वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। तो ये था आपका श्लेष अलंकार। इसी तरीके से ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये तो आपके चैप्टर में भी है। ठीक है? यहाँ पर रहीमन पानी, पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। वो पानी शब्द का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि पानी जो है वो क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मोती तभी बनता है जब वो सीप में पानी जाता है। मनुष्य की आंखों के लिए पानी यानी उसका शर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और चून यानी आटा, आटा तभी गूँदा जा सकता है जब उसमें पानी, तो पानी के महत्व को इन तीनों से जोड़ा गया है। ठीक है? ये यहाँ पे दिखाया है। और अंतिम में है गुनते लेत रहीम जन सलिल कूप के काढ़, कूपों से कहूँ होत है मन काहू को बाढ़। ठीक है? तो यहाँ गुण शब्द के अर्थ निकाले गए हैं। जैसे गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, और दूसरे का अर्थ होता है गुण। ठीक है? तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। अब इसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, जिससे आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है। ठीक है? जब किसी काव्यांश में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ हो, ठीक है? परंतु उसके भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग अर्थ निकलते हों, ठीक है? भिन्न-भिन्न अर्थात अलग-अलग अर्थ निकलते हों, अलग-अलग, अलग-अलग अर्थ निकलते हों। तो वहाँ कौन-सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, यमक, उपमा और अनुप्रास। तो उसने कहा कि किसी भी कविता में शब्द का प्रयोग 2 बार आए और उसका अर्थ अलग-अलग निकले, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा भी था, है ना? चलिए आगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखोगे, अक्षर रिपीट हो रहा है, त, है ना? तो इस आधार पर यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, जो खग हो तो बसेरो करूं मिल कालंदी कूल कदम की डारन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, जो खग हो यानी खग का मतलब मुझे जीवन मिले तो मैं बसेरा कहाँ करूं? कालंदी कूल कदम, क
क वन रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे च वर्ण क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक मैंने बताया था आपको मोती, और एक मन का मतलब हृदय। तो एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे। कूलन में, कील में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित कलीन किलवत है। तो क कितनी बार आया देखो, क क क क क क रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अभी हमने देखा कि पानी शब्द के तीन अर्थ निकाले हैं और इसलिए यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है। अब घटा का अर्थ क्या अलग अलग निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है। काली घटा, एक घटा का मतलब होता है बादल, और एक घटा का मतलब क्या होता है, घटाना यानी कि कम करना। घटाना यानी कम करना, कम करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शब्द दो बार आए पर उनका अर्थ बदल गया, इसमें हमारा यमक अलंकार होगा। क्लियर है बेटा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यमक अलंकार है। नेक्स्ट, छलकती मुख की छवि पुंजता, छटकती छीटी छू की छटा। तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, छ छ छ छ, तो अक्षर रिपीट है, अनुप्रास अलंकार। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने गड़बड़ कर दिया, आई थिंक ये गृह कार्य था। सो सॉरी। मतलब मैंने क्वेश्चन रखा था तुम लोगों को होमवर्क देने के लिए और मैंने ही बता दिया गड़बड़। दोनों क्वेश्चन के आंसर, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देती हूँ। फिर बाद में तुम लोग मुझे होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है? आज तुम लोगों का फ़ायदा हो गया। तो इसके नोट्स आपको हमारे पीडब्ल्यू के ऐप में जाकर दृष्टि बैच के अंदर आपको इसके नोट्स पीडीएफ क्लास के मिल जाएंगे। ठीक है, आप एज इट इज इन नोट्स को अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इन एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा, आपका अलंकार का चैप्टर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर अच्छा लगा, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।